So we are continuing our chapter, the cell division. In the previous session, we have introduced the cell and its basic point, the sub topics which we are going to study in this chapter, and now we are starting with the actual topic, the cell cycle. So here on the slide, you can see the definition of the cell cycle. So what is actually the cell cycle? सेल साइकिल जो है ये क्या होता है? तो सेल साइकिल जो है इट इज़ द सिक्वेंशियल इवेंट्स ऑकरिंग इन द लाइफ ऑफ अ सेल. एक सेल जब डिवाइड होने को जाता है तो उसके डिवीज़न के टाइम पे जितने भी सिक्वेंशियल इवेंट्स होते हैं उन सभी सिक्वेंशियल इवेंट का सम टोटल या उसी का जो कलेक्शन होता है उसी को हम लोग जो है सेल साइकिल कहते हैं. अब इसको हम ऐसे समझ सकते हैं, सपोज कर लो ये हमारे पास में एक सेल है. Now this cell, it has its nucleus also. So here the cell nucleus. Okay, now I am drawing the nucleus in. Okay, let's take this. This is the cell and this is its nucleus. Now which are the events? तो पहले जो है जब इस सेल को डिवाइड होना होता है तो पहले इस सेल के अंदर ग्रोथ होती है. ग्रोथ मतलब इसकी साइज़ बढ़ती है, सेल की भी साइज़ बढ़ती है और सेल के अंदर के जो ऑर्गेनल्स हैं उनकी भी साइज़ बढ़ती है. कुछ जो सेल के ऑर्गेनल्स होते हैं वो डुप्लीकेट होते हैं, मतलब अगर सपोज कर लो एक माइटोकॉन्ड्रिया है पहले से तो उससे डिवाइड होकर के एक और माइटोकॉन्ड्रिया हो जाता है, दो माइटोकॉन्ड्रिया बन जाते हैं अब. और ऐसे ही अगर प्लांट सेल है तो एक क्लोरोप्लास्ट है तो एक से दो हो जाएंगे, दो है तो दो से चार हो जाएंगे. तो इस तरह से उसके जो मेजर सेल ऑर्गेनल्स हैं वो डिवाइड होते हैं और एज अ रिज़ल्ट इसकी साइज़ भी इंक्रीज़ होती है. तो सेल के अंदर ग्रोथ हो गई. देन आफ्टर ग्रोथ सेल जो होता है इट अंडरगोज द डिवीज़न प्रोसेस. और इसी ग्रोथ के अंदर, इसी ग्रोथ जिसको हम ग्रोथ कह रहे हैं, इसी के अंदर जब सेल के सेल ऑर्गेनल डिवाइड होते हैं, मल्टीप्लाई होते हैं, तो इसी में जो सेल के अंदर न्यूक्लियस के अंदर जो डीएनए होता है उसके क्रोमोसोम पर वो पूरा डीएनए भी डुप्लीकेट होता है जिसको बोला जाता है डीएनए रेप्लिकेशन. अब जब ये सेल फुल्ली ग्रो हो जाता है तो फिर उसके बाद में नेक्स्ट जो इवेंट है वो होता है इसका डिवीज़न. अब इसके डिवीज़न में पहले जो डिवीज़न होता है वो होता है उसके न्यूक्लियस के अंदर डिवीज़न और फिर उसके बाद में ये साइटोप्लाज्म के अंदर होता है डिवीज़न. तो जो न्यूक्लियर डिवीज़न होता है उसको कहा जाता है कैरियोकाइनेसिस और साइटोप्लाज्मिक डिवीज़न को कहते हैं साइटोकाइनेसिस. हम ये दोनों इवेंट्स को आगे स्टडी करेंगे. तो अभी हम जो है वो सेल साइकिल के अंडर में इसको बस शॉर्ट में इंट्रोड्यूस कर रहे हैं हम लोग. सो पहले न्यूक्लियस डिवाइड होता है उसके बाद में सेल. सो न्यूक्लियस सपोज कर लो हमारे पास में यहाँ अंदर एक न्यूक्लियस है तो पहले जो है ये न्यूक्लियस डिवाइड हो गया. सपोज कर लो ये एक न्यूक्लियस से अब हमारे पास में दो न्यूक्लियस आ गए और इनके सराउंडिंग में एक कॉमन साइटोप्लाज्म है. फिर ये जो साइटोप्लाज्म है और इसकी जो मेम्ब्रेन है, अगर एनिमल सेल है तो सेल मेम्ब्रेन होगी और अगर प्लांट सेल है तो सेल वॉल होगी. तो ये सेल मेम्ब्रेन जो रहेगी ये बीच में से ऐसा श्रिंक हो जाएगी, ये ऐसा नो. ये अब धीरे धीरे सेल मेम्ब्रेन श्रिंक हो गई है. यहाँ पर इसके अंदर दो न्यूक्लियस हैं. धीरे धीरे ये जो श्रिंकेज पॉइंट है जिसको हम लोग फरो कहते हैं, सेल फरो, ये यहाँ से दोनों की दोनों मेम्ब्रेन एक दूसरे से अटैच हो जाएंगे और फिर फाइनली यहाँ से ही ये ब्रेक हो जाएगा. तो ऐसे हमारे पास में इनको दो सेल्स मिल जाएंगे. अब ये जो दोनों सेल्स हमको मिलेंगे न्यू सेल्स, बोथ ऑफ दीज टू सेल्स दे आर कॉल्ड एज द डॉटर सेल्स. इनको डॉटर सेल्स कहते हैं. तो ये जो पूरा इवेंट हमने देखा यहाँ से लगा करके पूरा यहाँ तक का, इस कंप्लीट प्रोसेस को हम कहते हैं सेल साइकिल. अब इसमें कितनी चीज़ें आई हैं? अब बिल्कुल ऑब्वियस है कि इसके अंदर दो चीज़ें आई हैं. एक तो यहाँ से यहाँ जिसको हमने ग्रोथ फेज़ कहा और उसके बाद में यहाँ से लेकर के यहाँ तक का पूरा जिसको हमने कहा डिवीज़न फेज़. तो पहले ग्रोथ हुई और उसके बाद में फिर डिवीज़न हुई. तो इसी बेसिस पर हम लोग जो है सेल साइकिल को दो मेन फेजेस में डिवाइड कर देते हैं जो कि यहाँ लिखे हुए हैं. तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि इट इज़ डिवाइडेड, मेनली डिवाइडेड इनटू टू ब्रॉड फेजेस. तो यहाँ पर आपके लिए पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनाया गया है स्पेशली. तो इसके अंदर आपको जो है वो एक
अच्छी जो है वो नोट्स भी मिल जाएगी। मतलब कॉन्सेप्ट के साथ साथ में आपको यहाँ पर जो है वो एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के फॉर्म में आपको एक नोट्स भी मिल जा रही है। सो इट इज़ मेनली डिवाइडेड इनटू टू ब्रॉड फेसेस, नेमली इंटरफेस जो पहली फेज़ है और दूसरी जो फेज़ है उसको कहेंगे एम फेज़। तो इंटरफेस जो होती है, इंटर का मतलब होता है इन बिटवीन टू, तो इंटरफेस जो होती है एक्चुअली ये एक सेल के डिवीज़न से ले करके दूसरे सेल के डिवाइड होने से पहले तक का जो पूरा फेज़ है, जो ड्यूरेशन है, उसको कहा जाता है इंटरफेस। अब इस इंटरफेस के अंदर जो है कुछ ऐसे प्रिपरेशन, कुछ ऐसे चेंजेस होते हैं जो कि सेल को डिवाइड करवाने के लिए बहुत नेसेसरी होते हैं। तो इंटरफेस को भी अपनी कन्वीनियंस के लिए हम लोग जो है अलग अलग सब फेजेस में डिवाइड करते हैं, उसको भी हम लोग डिटेल में स्टडी करेंगे। और दूसरी जो ब्रॉड फेस है इसके अंदर यहाँ पर लिखी हुई है वो है यहाँ पर एम फेस। तो एम फेस का मतलब यहाँ पे माइटोटिक फेस भी हो सकता है या कि मियोटिक फेस भी हो सकता है। तो अब ये किस पर डिपेंड करेगा कि सेल जो है वो माइटोसिस में जाएगा कि मियोसिस में जाएगा, ये डिपेंड करता है टाइप ऑफ सेल के ऊपर। तो अगर बॉडी सेल है, बॉडी सेल का मतलब अगर हमारा सोमैटिक सेल है, एनिमल का हो, ह्यूमन का हो या प्लांट का हो, सोमैटिक यानी जनरल बॉडी सेल, तो उसके अंदर माइटोसिस होगा। और अगर कोई स्पेशलाइज्ड सोमैटिक सेल है, अब स्पेशलाइज्ड सोमैटिक सेल क्या होता है? स्पेशलाइज्ड सोमैटिक सेल्स वो होते हैं जो गैमेट्स बनाते हैं, जिनको हम जर्म सेल्स भी कहते हैं। कुछ याद आ रहा होगा आपको, कहीं ना कहीं आपने सुना होगा जर्म सेल्स, वो सेल्स जो कि गैमेट्स बनाएंगे। मेल के अंदर जर्म सेल्स जो रहते हैं वो टेस्टीज में प्रेजेंट रहते हैं एनिमल्स में, और फीमेल्स के अंदर जर्म सेल्स जो है वो ओवरीज में प्रेजेंट रहते हैं। तो मेल के जर्म सेल्स मियोसिस करके स्पर्म्स बनाते हैं और फीमेल के जर्म सेल्स मियोसिस करके ओवा बनाते हैं। इसी तरह से अगर प्लांट्स हैं तो प्लांट्स के अंदर दोनों जर्म सेल्स जो है वो फ्लावर में प्रेजेंट रहेंगे अगर बाइसेक्सुअल फ्लावर है तो। एंथर के अंदर मियोसिस होता है, जर्म सेल्स रहते हैं वहाँ पर और वो सेल्स बनाते हैं पोलन ग्रेन। इसी तरह से ओवरी के अंदर जो है प्लांट्स में वो जर्म सेल्स बनाते हैं ओव्यूल्स। तो हम सब कुछ बहुत डिटेल में विद द हेल्प ऑफ लेबल्ड एंड इंटरेक्टिव डायग्राम्स के साथ में स्टडी करते हैं यहाँ पर। सो जर्म सेल्स वो स्पेशलाइज्ड सोमैटिक सेल्स होते हैं जो मियोसिस में जाते हैं और मियोसिस करके 1 से 4 सेल्स बनाते हैं और फाइनली वो चारों सेल में जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम होता है वो पेरेंटल सेल के कंपैरिजन में हाफ होता है। बट माइटोसिस में क्या होता है कि बनने वाले जो डॉटर सेल्स हैं, अभी हमने देखा कि 1 से 2 सेल बने थे, तो बनने वाले दोनों डॉटर सेल्स में क्रोमोसोम का नंबर पेरेंटल सेल के इक्वल होता है। तो एम फेज उसी को कहते हैं, या तो माइटोसिस भी हो सकता है वो या कि फिर मियोसिस भी हो सकता है। तो यहाँ पर पहले हम लोग देखते हैं इंटरफेज। इसके अंदर सेल साइकिल का जो फर्स्ट फेज है इंटरफेज। सो इंटरफेज इट इज द स्टेज बिटवीन टू सक्सेसिव डिवीजन। दिस इज द फर्स्ट पॉइंट। 2 सक्सेसिव डिवीजन के बीच की स्टेज, मतलब एक सेल है, ग्रो हुआ, ग्रो होने के बाद में वो डिवीजन में गया, उससे 2 या 4 जितने भी सेल बनना है बने, तो वहाँ तक का जो पूरा फेज होगा, अभी जो मैंने इसके पहले ड्रॉ करके जो डायग्राम बताया था वो, उसको हम लोग कहेंगे इंटरफेज। और ये सेल साइकिल की सबसे लॉन्गेस्ट फेज है। मतलब हम आगे और भी फेज पढ़ेंगे, कुछ याद तो होगा जैसे प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज, ये सब, तो इसी से पहले इंटरफेज होती है। और इंटरफेज जो है ये पूरे सेल साइकिल की सबसे लॉन्गेस्ट फेज होती है। अब यहाँ पर सेल क्या करता है? यहाँ पर सेल डिवाइड नहीं होता है, लेकिन डिवीज़न होने के लिए जो नेसेसरी प्रोटीन्स हैं, एंजाइम्स हैं, मटेरियल है अलग अलग टाइप के, कुछ फैक्टर्स हैं, डिवीज़न फैक्टर्स, वो सारे के सारे प्रिपरेशन यहाँ पर सेल करता है। तो इसीलिए इस फेज़ को प्रिपरेटरी फेज़ भी कहा जाता है। सो इट इज़ कॉल्ड एज द प्रिपरेटरी फेज़। अब यहाँ पर स्लाइड पे देख रहे हैं प्रिपरेटरी फेज़, सेल प्रिपेयर्स इटसेल्फ फॉर डिवीजन, सो इट इज़ कॉल्ड प्रिपरेटरी फेज़। अब ये प्रिपरेटरी फेज़ जो है ये भी कोई बहुत छोटी फेज़ नहीं होती है। एक्चुअली इंटरफेज और एम फेज़ में
प्रिपरेटरी फेज या इंटरफेज जो होती है यही सबसे बड़ी फेज होती है। हमने जो पढ़ा है वो तो एम फेज पढ़ा है 10th में या कहीं पर भी, और उसके अंदर क्या है, उसके अंदर तो प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज तो एज कंपेयर टू इंटरफेज या एज कंपेयर टू प्रिपरेटरी फेज बहुत जल्दी हो जाते हैं। तो अगर सपोज कर लो आइडियली कि अगर किसी सेल की सेल साइकिल 24 आवर्स में कंप्लीट होती है तो उसमें से नियर अबाउट 20 या 21 आवर्स जो हैं वो प्रिपरेटरी फेज को लगते हैं। तो इसीलिए तो बोला गया है ना यहाँ पर कि लॉन्गेस्ट फेज ऑफ सेल साइकिल, और रिमेनिंग जो 3 to 4 आवर्स हैं उसके अंदर उसकी एम फेज कंप्लीट होती है। तो हमारी जो सबसे बड़ी फेज हो गई है वो प्रिपरेटरी फेज हो गई या कि इंटरफेज हो गई है। ये सारी बातें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ये सब जो है वो एमसीक्यूज बेस्ड जो क्वेश्चंस होते हैं आपके एग्ज़ाम्स में, मतलब कॉलेज के एग्ज़ाम्स में भी और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में भी, वहाँ पर ये सारे पूछे जाते हैं। और मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स जो है इसके अंदर गलतियाँ कर देते हैं। तो अब ये लॉन्गेस्ट फेज़ है तो अपनी कन्वीनियंस के लिए इसको हम 3 सब फेजेस में डिवाइड कर लेते हैं। इट इज़ द फर्स्ट वन इज़ द G1 फेज़, देन S फेज एंड देन द G2 फेज। तो G1 का मतलब यहाँ पर है ग्रोथ 1 फेज, इसको गैप 1 फेज या फर्स्ट ग्रोथ फेज या फर्स्ट गैप फेज भी बोलते हैं। और इसको क्या क्या कहते हैं ये हम देखेंगे जब इसको हम डिटेल में देखेंगे आगे की स्लाइड्स में। देन S फेज, यहाँ S स्टैंड फॉर सिंथेसिस फेज। तो सिंथेसिस का मतलब क्या है, सिंथेसिस की मीनिंग तो आपको पता है, मतलब कुछ बनना, कोई चीज़ का सिंथेसाइज होना। तो यहाँ पे सिंथेसिस का मतलब क्या है, सिंथेसिस का मतलब यहाँ पर होगा, ओके लेट्स अगेन, सो यहाँ पे S जो स्टैंड करता है वो स्टैंड करता है सिंथेसिस फेज। तो हम देख रहे थे कि क्या सिंथेसाइज होता है। ऑफ कोर्स द सिंथेसिस ऑफ डीएनए टेक्स प्लेस। सो हियर ऑल द डीएनए डुप्लीकेट्स इटसेल्फ। जितना भी जेनेटिक मटेरियल होता है सेल के अंदर वो पूरा जेनेटिक मटेरियल अपने आप को डुप्लीकेट करता है। और अगर सपोज कर लो कि इनिशियली सेल के पास में जो टोटल अमाउंट ऑफ डीएनए है, अगर सपोज कर लो उसको हम लिखते हैं 2C, तो इस फेज से पास होने के बाद में जो टोटल अमाउंट ऑफ डीएनए हो जाता है वो हो जाता है 4C। याद रखो ये 2C और 4C के ऊपर एक बार AIPMT ऑल इंडिया प्री मेडिकल टेस्ट के अंदर भी क्वेश्चन आया है, और कई बार क्वेश्चन अलग अलग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आए हैं। और ये कॉन्सेप्ट भी जो है ये NCERT की टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है। तो इनिशियली अगर 2C है तो 4C हो जाएगा, अगर इनिशियली 4C है तो 8C हो जाएगा, जो भी रहेगा स्टार्ट में उसका डबल हो जाएगा इस फेज़ में। वो हम देखेंगे कि वहाँ पर और कौन से इवेंट होते हैं जब आगे डिटेल में इसको स्टडी करेंगे। G2 फेज़। सो G2 फेज़ क्या होता है, इट इज़ द सेकेंड ग्रोथ फेज़। कुछ ग्रोथ तो G1 फेज़ में होती है, अब कुछ ऐसी भी ग्रोथ होती है जो G1 फेज़ में कंप्लीट नहीं हो पाती है, तो उसके आगे की जो ग्रोथ है वो G2 फेज़ में कंप्लीट होती है। अभी G2 फेज़ के बाद में जो साइकिल की जो फेज़ आती है वो होती है M फेज़। तो उसके लिए पूरा प्रिपरेशन जो है वो G2 फेज़ में होता है। इन तीनों को हम इनके और रेस्पेक्टिव डिटेल में और फिर उसके बाद में M फेज़ को हम देखते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।